कह रहे हैं कि यहाँ पर तो लूट मची हुई थी और इसीलिए वो परिवारों की लूट के रूप में भी नजर आता है। देखिए, जो आपने देखा फ्लाईओवर यहाँ से सेक्टर 18 तक बना हुआ है, वो किसने बनाया? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। ग्रेटर नोएडा किसने बनाया? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने। अरे गठबंधन धर्म न बांटे। अरे तो मैं सत्य बता रहा हूँ। नोएडा के लोग सपा वालों की तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ। तारीफ आपको लग रही होगी। नोएडा किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। अभी ईवीएम के बारे में हमारे साथी उधर से कह रहे थे, जनता जनार्दन, कि भाई ईवीएम, और हमारे भाजपा के साथी भी कह रहे, ईवीएम के ऊपर सबसे पहला सवाल उठाने वाले भारत रत्न पितामह भीष्म भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। जीवीएल नरसिम्हा राव, जिनको राज्यसभा दी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन्होंने ईवीएम में कैसे हेरफेर होती है उसके ऊपर पूरा किताब लिखा है। तो आप ही अपनी चित्त, अपनी पट सुविधा अनुसार, मौके के अनुसार से रंग रूप बदल लेते हैं। ये मौके के अनुसार है सिद्धार्थ जी, वो कह रहे हैं मौके के अनुसार आप लोग बदल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा ये मैम बहुत नाराज है, एक मिनट जरा रुकिए भाई, क्यों नाराजगी है बताइए? क्यों नाराज नहीं है, हम पैदाइशी बीजेपी से, जनसंघ से जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं? अच्छा, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं भाई, तब से ही वो जुड़ी है। तो वो कह रही है कि इसीलिए एक सपोर्ट है। आपने फादर को भी, अपने बड़े ब्रदर इन लॉ को भी, सबको देखा है हमने लड़ते हुए, इमरजेंसी में, जेल में रहते हुए। इमरजेंसी की आपने बात की है। मैं एक बार सिद्धार्थ जी आपके पास आऊं, उससे पहले जरा बताइए, जो लोग कहते हैं इमरजेंसी वाली बात के संविधान हटा देंगे मोदी, आएंगे तो मोदी संविधान, मोदी जी आएंगे संविधान नहीं हटाएंगे, संविधान लागू कानून से हटाएंगे, ये भी बताएंगे। अच्छा, वो कह रहे संविधान हटाएंगे तो भी कानून से बताएंगे। सिद्धार्थ जी, ये जो बात अभी दुष्यंत जी ने कही, मैं चाहूंगी उस पर आप रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री ने आज भी बोला कि सब मिले हुए हैं और ये तुष्टीकरण वाली राजनीति सब मिलकर कर रहे हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो और आरजेडी। निश्चित रूप से देखिए सुचरिता जी, देश की जनता इतिहास को जानती है और इतिहास को देख सकती है। 60 साल के इनके राज में कोई एक साल ऐसा नहीं था जब इनने तुष्टीकरण ना किया। कोई एक साल ऐसा नहीं था जब इन्होंने इस देश में भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम नहीं किया था, और आज भी ये वही काम कर रहे हैं। और अब इनका उत्तर दे देता हूं मैं। एक बार सब वरिष्ठ लोग यहाँ पे खड़े, मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं, 2014 से पहले क्या होता था, क्या खबरें आती थी? खबरें ये आती थी कि देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में चली गई है, यासीन मलिक से प्रधानमंत्री मिल रहा है, कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है, 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी। क्या खबरें आकर करती थी? राम मंदिर, राम काल्पनिक है, राम का मंदिर बन नहीं सकता। 2014 के बाद क्या खबरें आती हैं? यासीन मलिक जेल में चला गया, यार यासीन मलिक जेल में चला गया, देश में 370 हट गई, इस देश में हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान तक चली गई। ये खबरें आती हैं। मैं एक बार पाशा जी आ रही हूँ, मैं एक बार राम मंदिर की उन्होंने बात की, मैं आ रही हूँ दुष्यंत जी, राम मंदिर की उन्होंने बात की है। ममता जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि, अरे मैम आप ही के पास आ रही हूँ, इसीलिए बुलाया क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव में रहा है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं महिला, युवा की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी क्या महिलाओं के लिए बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मोदी ने किया, जो मोदी कर दिया ना, दुनिया में कोई नहीं करेगा। मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। मोदी बहुत कुछ किया, अब क्या करता? घर लिख देता है, सब कुछ दिया, अब क्या देगा? बेरोजगारी है, बेरोजगारी से गाड़ी है, बंगला है, घर है, सबके पास है, तब क्या रहेगा? अपना यही बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगी? क्यों? पूजा तो आप भी करती होंगी? पूजा करते हैं। हाँ, तो राम मंदिर आपको लगता है मुद्दा है, लोग उसकी वजह से खुश हैं और उसको देखकर बहुत खुश हैं? उसके वजह से सब खुश हैं, पूरा देश खुश। जो सेंटिमेंट आप देख रही हैं, एक बार धर्मेंद्र जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप इधर आए। ये जो एक सेंटिमेंट आप देख रहे हैं, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राम मंदिर को लेकर भी एक राजनीति हुई है ममता जी। मैं आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज 8 सीटें यूपी में थी और आज पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग हुई है, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो क्या ये जो वोटिंग है और वोटिंग परसेंटेज है, ये दिखा रहा है कि एक सरकार के खिलाफ ये वोटिंग है और एक सरकार के समर्थन में वोटिंग? जी बिल्कुल, जहाँ तक आपने पश्चिम बंगाल की बात की है तो मेरी नाम राशि वहाँ पर है ममता दीदी, पर मैं उनको निर्ममता बनर्जी बुलाया करती हूँ क्योंकि ममता नाम का उन्होंने सम्मान नहीं रखा है, ऑन अ सीरियस नोट। और आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल की पावन भूमि में थे और वहाँ का नज़ारा देखने वाला था। जनता
सड़कों पर थी, मोदी मोदी कर रही थी, कोई ममता बनर्जी को याद नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है निरंकुश शासक से अगर मुक्ति चाहिए तो फिर मोदी है तो मुमकिन है ही करना पड़ेगा और मोदी जी के ही वहां पर सरकार लानी पड़ेगी, यानी कि भाजपा को वोट देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी जरूरी बात मैं ये करना चाहती हूँ, जो आपने राम मंदिर की बात करी है, बिल्कुल राम मंदिर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आज के चुनाव का, क्योंकि 500 वर्षों के बाद हमारे भारतवर्ष के अंदर हमारे रामलला को लाने के लिए इतनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी और समाजवादी पार्टी ने जो कार सेवक थे जो रामलला को लेके आने की बात करते उन पर गोलियां चलाई। हमारे राम को, हमारे आराध्य को इन्होंने 500 साल तंबू में रखा। आप सुनिए, अब ये जो इमोशन है, ये राम मंदिर की बात जैसे ही ममता जी कर रही हैं, वो इमोशन है, उसको कैसे, उसको आप अगर लगता है वोटों में तब्दील नहीं होगा तो गलत नहीं करेंगे? सुचरिता जी, इस देश में अगर संविधान ना होता तो इस देश में राम मंदिर नहीं बनता, और उसी संविधान को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उस पे भी लोग ताली बजा देते हैं। उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं? भाई वो तो मैंने सवाल पूछा अभी धर्मेंद्र जी। अब सुनिए, देखिए, भावनाओं में कभी कभी आदमी गलत फैसले भी ले लेता है, लेकिन देश संविधान से चलता है, हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए, और उसी संविधान की वजह से इस देश में राम मंदिर बन पाया है, इसलिए हमें संविधान को खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। संविधान को खत्म कर, मैं एक बार लोगों से पूछ लूं, ममता जी आप जरा वहाँ जाइए, मैं एक बार आ रही हूँ, एक बार संविधान को खत्म करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी आएगी तो पे गोली चलाई थी मैडम, कार से एक करके 2017 से पहले यहाँ आप इस तरह घूम नहीं सकते थे, ऐसा इनका गुंडों का राज्य था कि आप निष्पक्ष यहाँ। एकदम सही कह रहे हैं, इतना गुंडेगर्दी थी कि आदमी का जीना मुहाल था। अब इस समय गुंडे जो है दबे हुए हैं, जिसमें कोई बाहर निकल के नहीं आ रहा है। ये सब लग रहा है कि आज से 2 महीने पहले की बात है, मैं गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पे बच्चों को छोड़ने गया। रात सुबह 4 बजे जब मैं वापस आया, 2 लड़कियां अपनी अपनी एक्टिवा पे ऐसे जा रही थी जैसे किसी को कोई डर है ही नहीं, और यही पहले उनके राज में ये होता है। ये मोदी शासन। हाँ, बोलिए। मेरा सवाल ये है, हमारे सपा के नेता, हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे जेडीयू के नेता, ये बताएं इनका प्रधानमंत्री है कौन? चलिए भाई, ये सवाल बार-बार पाशा जी आप तो तेजस्वी यादव का नाम ले सकते हैं, लेकिन दुष्यंत जी बोलेंगे राहुल गांधी, फिर वहां पर कोई बोलेगा ममता बनर्जी। आपको जवाब तो ले लो। आपको 2004 याद है? 2004 में किसका नाम था प्रधानमंत्री के लिए? आपके पास एक नाम है, उसके बाद शून्य है, एक नाम। वो कह रहे हैं योगी है, और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में हर जनता प्राइम मिनिस्टर बनने की क्षमता रखता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबको मौका मिलना चाहिए। लोकतंत्र में यह अधिनायकवाद है, एक आदमी बनेगा, यह अधिनायकवाद है, ये डिक्टेटरशिप है। लोकतंत्र में हर जनता को। अच्छा ठीक है, एक मिनट तो मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है पाशा जी, एक सवाल। आप क्यों डर रहे हैं? ठीक है, आपने कहा कि एक प्रधानमंत्री है। हमने 2004 में, अच्छा सवाल तो सुन लीजिए, श्री मनमोहन सिंह जी को दिया था प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, देश के अच्छा मैं पाशा जी मैं एक चीज पूछ रही हूँ। देश के सबसे लर्नेड, अच्छा मैं सवाल पूछ लूँ, प्रधानमंत्री थे। आपकी पार्टी में तेजस्वी यादव के अलावा कौन सा नाम है? कारण आप उनका अपमान कीजिए। नहीं पाशा जी जवाब नहीं देंगे। सिख होने के कारण आप उनका अपमान कीजिए। ठीक है